देख रहे हैं ज्वार झारखंड। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको बड़ी खबर गुमला से बता दें, जहां स्कूल में डांस करने से इनकार करने से शिक्षक इतने ज्यादा नाराज हुए कि 13 छात्रों की डंडे से जमकर पिटाई कर दी। चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल की ये पूरी घटना है। सभी घायल छात्रों का प्राथमिक उपचार चैनपुर सीएचसी में कराया गया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के टीचर विकास उर्फ श्रील कुजूर ने उन्हें डांस करने का आदेश दिया था, लेकिन जब उन्होंने इस बात से इनकार किया तो दरवाजा बंद कर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इसमें 4 लाठियां भी टूट गई। वहीं जब प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। बच्चों की पिटाई से अभिभावक काफी नाराज दिख रहे। वहीं बीडीओ ने मामले में जांच टीम गठित किए जाने की जानकारी दी। साथ ही जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया है। नहीं करो। और हम लोग अच्छा डांस नहीं करे तो हम लोग को जोर जोर से मारा गया है, पीछे तरफ पूरा फूल गया है। और हम लोग बोले सर को कि सर हम लोग ये ड्रामा नहीं कर सकते, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है तो सर हम लोग बेरहमी का साथ मारे। इस बार ऐसा मारा गया कि बच्चे का पूरा जांग के पीछे, कमर के पीछे पूरा बाम उखड़ गया, रोड़ा ब्लड जम गया। ऐसा मारने पर क्या चाहते हैं आप इसमें? हम इस पर प्रशासन से इसका कार्रवाई चाहते हैं कि इस जो गलती किया है उसका पनिशमेंट इसको दिया जाए। इस पर हम लोग अभी पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं और सेकंड जांच भी कर रहे हैं और तुरंत उपायुक्त महोदय को स्कूल भेजेंगे और उस आधार पे जो है सो कठोरतम कार्रवाई जो है सो शिक्षक पे, और जो इसमें शिक्षक को जो प्रश्रय दे रहे हैं। और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल, पढ़ने के लिए या फिर डांस करने के लिए स्कूल है और डांस से अगर इनकार ही कर दिया तो क्या गुनाह हो गया? इस पर पिटाई क्यों कर दी गई? आरोपी शिक्षक पर आखिर कब तक कार्रवाई की जाएगी? ये सवाल उठने लाजमी है कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, अगर उन्होंने डांस करने से इनकार ही कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वहीं गिरिडीह और धनबाद की सीमावर्ती इलाके अमलखोरी गांव में पत्थर खदान में हेवी ब्लास्टिंग की जा रही है। इससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है और यहां पर हो रहे पत्थरों के उत्खनन की वजह से प्राकृतिक जल स्रोत खत्म हो रहा है। वहीं ब्लास्टिंग की वजह से लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं। पत्थर खदान के बगल में 2 पत्थर क्रशर प्लांट है, जिनसे निकलने वाले डस्ट की वजह से जमीनें बंजर हो रही है। इधर लगातार पत्थर लदे हाईवा के चलने से सड़क खराब हो रही। इन तमाम मुद्दों को लेकर 2 महीने से महिलाएं धरने पर बैठ गई है। इनमें गिरिडीह के शहरपुर गांव और धनबाद के अमलखोरी की महिलाएं शामिल हैं। उनकी मांग है कि पत्थर खदान को बंद किया जाए। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह और धनबाद के जो बॉर्डर एरिया है, सीमावर्ती एरिया है अमलखोरी, वहां पर है। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे दर्जनों की संख्या में महिलाएं पिछले 2 महीनों से यहाँ पे अपने आंदोलन में बैठी हुई है। बारिश हो या धूप हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंट भी बाइज़ब्ते लगाया गया है। धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है, वह 7/7/2022 से शुरू की गई थी, मतलब 2 महीने से भी अधिक हो चुका है। और जो निवेदक हैं वह अमलखोरी पत्थर खदान संघर्ष समिति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। सरकार के चुनावी मुद्दों में जल जंगल जमीन बचाने की एक वादा रहा है यहाँ के लोगों का, लेकिन इन लोगों का सरकार पर भी आरोप है कि जो यहाँ की जो जमीन है, यहाँ की जो जंगल है, जो प्राकृतिक संपदा है, उसकी लूट मची हुई है। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? हम लोग की माइन से दिक्कत हो रहा है, जो ब्लास्टिंग जो हवा है से हमने पूरा घर दरार पड़ गया और कुआं भी पानी सूख जाओ, नल्ला भी सूख जाओ, चापाकल के बोरिंग भी धस जाओ। ओकरे खातिर हमने सबको महिला मिल के और चला अमलखोर में हमने धरना प्रसिद्ध रख पाए। 2 महीने से हैं, क्या कभी अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए? अधिकारी को तो लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और समय समय पर भी जो है हम लोग जैसे कैंडल जुलूस के माध्यम से जो है पदाधिकारियों का विरोध में यहाँ का झूठा मुकदमा, मतलब कुल मिलाकर के आप लोगों पर झूठा मुकदमा भी धमकाने की वजह से किया जा रहा है। वहीं आप तस्वीर में और भी देख सकते हैं, यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पे 2
महज 1.5 से 2 वर्ष की बच्ची भी यहाँ पे सोई हुई है, जो संभवतः उनके परिजन के द्वारा लाया गया है। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण कितने पीड़ित हैं कि ये आंदोलन अनिश्चितकालीन पे बैठे हुए हैं। वहीं हम लोग के घर धस गया है, चापाकल धस गया है, हमने को घर रहने की जगह ना है, बाल बच्चा सब कमाने के घर छत गिर गया है, सब पानी बरसाता से हमने रहने की जगह नहीं है। बच्चा लोग को इधर से उधर हो जाता है, ब्लास्टिंग चलते से हमने बंद रखे कि पत्थर खदान में हैवी ब्लास्टिंग के अलावा बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके वजह से कभी भी दुर्घटना घट सकती है। बच्चे, क्योंकि गाँव यहाँ से नज़दीक है, बच्चे भी खेलने के लिए यहाँ आ जाते हैं और इन तमाम जो एक्टिविटीज है रुकवाने के लिए यहाँ की जो संघर्ष महिला समिति है, उनका ये अनिश्चितकालीन जो धरना है अभी तक लगातार जारी है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अगली खबर गिरिडीह से, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आपराधिक संगठन एनएसपीएम के 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से 7 देसी कट्टा, 3 पिस्टल और 23 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी काफी खतरनाक और शातिर हैं। उन्होंने कहा कि एक अपराधी नाबालिग है, जिसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा दोबारा किसी तरीके की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया जाएगा। तो इस सूचना के बेसिस पे टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इन अरेस्टिंग में 2 मुख्य व्यक्ति अमित तिवारी एवं राजेश कुमार महतो शामिल है, जो उमेश गिरी एवं एनएसपीएम संगठन के मुख्य जो अपराध कर्मी हैं वो उसमें रहे हैं। इनकी संलिप्तता पूर्व के काफ़ी घटनाओं में सामने आई है। और बोकारो में आईआरबी जवान सुशील कुमार की गोली लगने से हुई मौत मामले को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। परिजनों ने शव को लेने से ही इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने लिखित शिकायत भी लेने से मना कर दिया। इधर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रशिक्षु जवान को हथियार दिए जाने और एक साथ 250 जवानों को ड्यूटी पर भेजे जाने पर सवाल खड़े करते हुए मामले की जाँच की मांग की है। अगर सुसाइड करेगा तो एक गोली मारेगा सर, पीछे से क्यों मारेगा? आकर सर पे मारेगा सर। सुसाइड का तो बात नहीं आ रही है। नहीं बताया जैसा कि है इसकी सुसाइड ये वो बताया जा रहा है कि हथियार साफ करते टाइम लग गया। अगर लग भी गया तो एक ही गोली लगेगा, सर पे मारेगा, चाहे कुछ भी लगेगा तो बाय चांस। लेकिन ऐसा थोड़ी कि सर दोबारा भी गोली लगेगा, दोबारा पीठ पे गोली मारा गया है। आने पे यहाँ पता चला कि आपका भाई मर गया। हम बोले कैसे? तो आपका भाई जो हथियार साफ करता था, वो प्रशिक्षु था जिसको दिया गया था, वो साफ सफाई करने के दौरान उसका गोली लग गया और उनका मृत्यु हो गया। जो बात हम लोग को बताया गया, यही बताया गया कि वेपन निकालने में ये भी हो सकता है कि चूंकि पूर्ण ट्रेंड सोल्जर नहीं है तो गलती से गोली चल गई हो। कितनी गोली लगी है? एक ही गोली लगी है और सीने में लगी है। तो जिस हथियार से लगी है तो वह जांच का विषय है कि कैसे उसको उस सीने में कैसे लगा। जाने में और प्रतिनियुक्ति में और ड्यूटी बांटने में प्रशिक्षण से कहीं ना कहीं अनियमितता बरती गई है। इस बात से इनकार हम लोग नहीं करते हैं। और हजारीबाग से दिल दहला देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आ गई है। एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बड़कागांव थाना क्षेत्र की नापू खुर्द गांव की है। मृतक महिला के पिता ने अपने दामाद शशि कुमार और उसके परिजनों पर दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। आरोपी पति ने गलती से गोली चलने की बात कही है। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची के ईसाई बहुल सारंग लोया गांव के प्राइमरी स्कूल में हिंदू टीचर की बहाली का जोरदार विरोध हुआ। इसके चलते टीचर को बैरंग लौटना पड़ा। वारदात के 1 महीने बाद डीएससी ने जांच करने की बात कही है। वहीं बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या समुदाय विशेष की मांग पर ही सरकारी स्कूलों में टीचर की नियुक्ति होगी? आखिर शिक्षा के मंदिर में धर्म की दीवार क्यों उठाई जा रही है? ये है सारंग लोया का आरसी प्राइमरी स्कूल। अल्पसंख्यक स्कूल का दर्जा हासिल ये स्कूल सरकारी अनुदान से चलता है। 1 सितंबर को डीएससी की चिट्ठी लेकर सहायक शिक्षक अभिषेक कुमार ज्वाइन करने पहुंचे तो सारंग लोया का ईसाई समुदाय विरोध में खड़ा हो गया। इसकी वजह थी टीचर अभिषेक कुमार का हिंदू होना। वो हंगामे के चलते स्कूल प्रबंधन समिति ने 5 दिन बाद उनकी ज्वाइनिंग नामंजूर कर दी। गाँव वाले भी दबी जुबान में ये बात स्वीकार करते हैं।
हमको भी ये तो पता नहीं था, लेकिन जो न्यूज में देखे वही थोड़ा बहुत पता है कि ईसाई धर्म नहीं होने के कारण नहीं अपना रहा था यहाँ, फिर आने लगा वो। तो अब क्या बात है, क्या मामला है, ये नहीं जानेंगे। हाँ, तो ईसाई तो नहीं है, तो हिंदुओं का स्कूल है। मगर तो कुछ न कुछ तो सरकार लिया है ना, 4-5 क्लास तक का। 5 क्लास तक थी सरकारी का ना स्कूल है, थोड़े थे सरकारी स्कूल। मेरे मोबाइल में ये लेटर है जिसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि मिशन स्टेशन के लोगों के भारी विरोध और दबाव के कारण अभिषेक कुमार को नियुक्ति और योगदान अस्वीकृत किया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अब क्या गांव के लोग, ये संविधान में कहाँ लिखा है, क्या गांव के लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमारे स्कूल में कौन आएगा, हमारे स्कूल में कौन पढ़ाएगा, किस धर्म के लोग आएंगे। 150 परिवारों वाले सारंग लोया गांव के 130 से ज्यादा परिवार ईसाई है, जबकि हिंदू अल्पसंख्यक है। इसलिए बहुसंख्यक ईसाई परिवार नहीं चाहते कि उनके बच्चों को कोई हिंदू टीचर पढ़ाए। विरोध के चलते शिक्षक अभिषेक कुमार को बैरंग लौटना पड़ा। और शिक्षा के मंदिर में धर्म की दीवारें क्यों, यही सवाल न्यूज 18 ने किया तो सारंग लोया गांव के ये ग्रामीण उग्र हो गए। देखिए किस तरह से हमें घर किस तरह से आप हमें घेर लिया। मैंने आपको मना किया ना कि आप मेरी सेल्फी नहीं ले सकते हैं। आप इस तरह कैसे एक महिला की सेल्फी ले सकते हैं? आप देख सकते हैं किस तरह से जब हमने इसका विरोध किया, मैंने मना किया प्यार के ढंग से, लेकिन ये नहीं समझा, घेर लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से। सारंग लोया गाँव में हिंदू टीचर पर मचे बवाल की खबर लापुंग पुलिस को मिली तो पुलिस वालों ने भी ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, पर वो ईसाई टीचर की मांग पर अड़े रहे। यहाँ पहुंचे तो यहाँ के एसआई ने भी हमें यही बताया कि ये मामला सही है, और जब मामला प्रकाश में आया था तो वो उस गांव में भी पहुंचे थे, जहाँ से उन्हें पता चला है कि मामला जो है सही है। हालांकि आगे की कार्रवाई जो है वो जारी है, जो अधिकारी है वो आगे की कार्रवाई इस मामले में कर रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर लेकर भटक रहे सहायक शिक्षक अभिषेक कुमार सारंग लोया के ग्रामीणों के रवैये से सख्ते में है, तो शिक्षा विभाग इस घटना के करीब 1 महीने बाद भी जांच का ही बहाना बना रहा है कि सचिव के द्वारा यह योगदान अस्वीकृत कर दिया गया है। इसमें कुछ भारी वहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं उनके विरोध का कारण दर्शाया गया है, पर यह भी एक जांच का विषय है, तो जांच के पश्चात ही हम लोग विशेष कुछ बता पाएंगे। तो सवाल वही है, किसी समुदाय को शिक्षक की जाति तय करने की जिम्मेदारी किसने दी? क्या कोई समुदाय अपने मन मुताबिक शिक्षक बहाल करेगा और शिक्षा विभाग असहाय नजर आएगा? शिक्षा के मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर जाति और धर्म की दीवार आखिर किसने खड़ी कर दी? कोमल बहल, न्यूज 18, रांची। और देखिए, कोल इंडिया के कर्मियों का सालाना बोनस अब तय कर दिया गया है। इस बार प्रत्येक कोयला कर्मियों को बोनस के रूप में 76,500 रुपए दिए जाएंगे और कोल इंडिया के लगभग 2,38,000 कर्मियों को बोनस का लाभ भी मिलेगा। इसे लेकर रामगढ़ के बाजारों में खास उत्साह दिख रहा है और कोयला कर्मी पूजा की तैयारियों के साथ साथ खरीदारी में जुट गए हैं। सालाना बोनस हम लोगों का तो मिला है 76,500। पिछले बार 72,500 रुपया हम लोगों का था, 4,000 की बढ़ोतरी हुई है। आशा था कि कम से कम 5-7 हज़ार का बढ़त हम लोग का होना चाहिए था। मैनेजमेंट और यूनियन के लोगों ने जो क्या प्लानिंग किए हैं बोनस मिलने के बाद? आप पूजा सामने है, परिवार के लोगों को जो जरूरत है उनको पूरा करना है, खरीदारी करना है। संतुष्ट है मैं। कल मैं रिटायर कर रहा हूँ। कल आप रिटायर कर रहे हैं? जी 30 तारीख को मैं रिटायर कर रहा हूँ। हम जो भी बोनस मिल रहा है उससे मैं संतुष्ट हूँ। तो बहुत संतुष्ट है और अपने ट्रेड यूनियन के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं इस पर। और क्या झारखंड सरकार का नवरात्र सुकून से गुजर जाएगा? ये सवाल उठाया है बीजेपी नेताओं ने। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि जिस राज्य में नारी सुरक्षित नहीं, उस सरकार की दुर्गा मां भी नहीं सुनेंगी। जब जेएमएम नेताओं का कहना है कि हेमंत सोरेन पर मां भगवती की कृपा है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगातार गंभीर आरोपों से घिरते हुए हेमंत सोरेन की सरकार नवरात्र में शक्ति की आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन उस शक्ति की आराधना के बावजूद इनके पास वह जस और कीर्ति नहीं आने वाला है जिसकी इनको अपेक्षा है। जहां माँ के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वो पूजा पंडालों का भ्रमण करते हैं, घर में पूजा अर्चना होती है उनकी, वो खुद नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा में लीन रहते हैं। तो ये सब चीज़ें सामने सभी लोग जानते हैं और जो माँ का भक्त है उसे कोई, मुझे नहीं लगता है
कोई बाल भी बांका कर पाएगा। और अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र की। और नवरात्र के मौके पर महादेव की नगरी यानी कि देवघर में लोगों में खास तौर पर उत्साह नजर आ रहा है। कोरोना काल होने की वजह से 2 साल तक नवरात्र के मौके पर डांडिया और गरबा का आयोजन नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार माहौल सामान्य होने पर डांडिया की धूम हरोड़ नजर आ रही है। देवघर में एक निजी सभागार में बोगी बोगी डांस एकेडमी की ओर से डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं और बच्चे डांडिया करते नजर आए। मां भगवती की पूजा अर्चना के साथ ही लोक नृत्य डांडिया को लेकर लोगों में उत्साह है। और लोहरदगा में शारदीय नवरात्र की धूम दिखाई दे रही है। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति लोहरदगा की ओर से अग्रसेन भवन में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल लोग डांडिया की धुन पर थिरकते नजर आए। आप सभी से आग्रह की मंच खाली कर दें। और राजधानी रांची में पंडालों की सजावट का दौर धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है और कल से रांची के मुख्य पंडालों के पट खोल दिए जाएंगे। हरमू के दुर्गा पंडाल में इस बार यूथ को केंद्रित करते हुए बहुत ही भव्य पंडाल बनाया गया है और कल खुद मुख्यमंत्री इसका पट खोलेंगे। इस पूरे पंडाल का जायजा लिया हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के जो पंडाल है उसकी सजावट पूरी हो चुकी है। अब आ गई है बारी पट खोलने की। ठीक सामने आप मेरे देखेंगे किस तरीके से दूर दराज से जो कारीगर हैं वो इस पंडाल के लिए मंगवाए गए थे और ये राजधानी रांची का सबसे मुख्य दुर्गा पूजा का पंडाल माना जाता है, जहां पर तैयारी की गई। लगभग 3 महीने से कारीगर बुलाए गए थे और इस बार फोकस किया गया कि सीधे यूथ जो है उनके लिए कुछ बनाया जाए। मिनिएचर्स, पोकेमॉन, पबजी, इन सारी चीजों की जो कारीगरी की गई है ताकि सीधा सीधा यूथ को अट्रैक्ट कर पाए। इसके साथ तैयारियों की तो बात हमने की थी, अब आते हैं सीधा की। और इस वक्त राजधानी पटना का रुख करते हैं, जहां आज इन्वेस्टर मीट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद हैं। सिंघल जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ जी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक जी, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस जी, वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अरविंद चौधरी जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, विभिन्न संबंधित विभागों के पदाधिकारी, सभी हमारे इन्वेस्टर्स और यहाँ मीडिया के हमारे साथी। सबसे पहले हम जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ आज के कार्यक्रम में आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, खास तौर पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग, सभी अधिकारी, और ये होना चाहिए। नॉलेज शेयरिंग जो है ये होते रहना चाहिए और नॉलेज शेयरिंग के साथ साथ नॉलेज पार्टनर्स भी बनाने चाहिए। इस तरह का अगर नॉलेज पार्टनर्स अगर हम लोग बनाएं कि भाई इस राज्य के लिए, बिहार स्टेट के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, तो हमको लगता है कि नॉलेज पार्टनर्स अगर बनाएं और इस तरह का नॉलेज शेयरिंग अगर होता रहे तो एक माहौल बनेगा। और बिहार में तो इतना बढ़िया माहौल बना हुआ है। अब कई अधिकारी जो बिहार के हैं दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कि अपने बिहार में आकर के बिहार के लोगों की सेवा की जाए, ये माहौल बना। और लगातार हम लोग जो अपना विचारधारा है, जहां हम कह सकते हैं हम नौजवान हैं, युवा हैं, हम पहले दिल्ली में पढ़ते थे, बाहर खेलते थे,
लेकिन लगता था कि भाई बिहार में ये सारी चीजें क्यों नहीं हो सकती, ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाई जा सकती। मेरा मानना है, आफ्टर बीइंग अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मौका दिया, दूसरी बार हमको काम करने का मौका मिला और हमको लगता है कि ये अचीवेबल है, डुएबल है, हो सकता है। अगर आप विजन, आपका अगर सोच अच्छा हो, सही रोड मैप हो और आपके सराउंडिंग्स अच्छे हों, तो हमको लगता है विल पावर है तो हर चीज मुमकिन है। ऐसा कोई चीज जो नहीं है कि बिहार में नहीं हो सकता और राज्यों में और देशों में हो रहा है। अब एज एन एग्जाम्पल आप बताइए कि भाई बांग्लादेश जो टेक्सटाइल में जो काम कर रहा है वो हम बिहार में क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास सब कुछ है, सारी चीजें, कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है, कंपैटिबिलिटी है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स है, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी है, आप हर चीज कर सकते हैं। यहां सारे डिपार्टमेंट के हमारे पदाधिकारी अधिकारी इंश्योर कर रहे हैं आप लोगों को भाई कि आप लोग आइए, इन्वेस्ट कीजिए। हमारा गवर्नमेंट सीरियस है, गंभीर है कि बिहार के लोगों की तरक्की हो। और एक बात समझ जाइए, हम सब लोग इसी भारत के रहने वाले हैं। जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा मैन पावर इतना है, स्किल्ड लेबर से लेकर के सारी सुविधाएं हम लोग देने का काम कर रहे हैं और हम लोग फ्लेक्सिबल भी हैं, गंभीरता के साथ फ्लेक्सिबल है। जहां अच्छा सुझाव आएगा, इनपुट आएगा, वी विल ट्राई टू इंक्लूड ऑल योर सजेशंस। हम ये नहीं कह रहे कि भाई हम, आप सब लोगों को लगा होगा जितने अधिकारियों ने अपनी बात को यहां रखा, इतने पॉजिटिव ढंग से रखा है, कहीं भी नकारात्मकता, नेगेटिविटी नजर ही नहीं आ रही है। वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। इसलिए हमने काफी जोर दिया कि भाई इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में क्या बेहतरीन ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिहार पे काम हुआ, चाहे रोड हो, बिजली हो, हर जगह पुल पुलियों की जरूरत हो, हर चीज में बेहतरीन ढंग से काम हुआ है। और हम आपको बता दें, बिहार का जो पहले तो बिहार झारखंड एक था, ज्यादातर इंडस्ट्री थी वो झारखंड में चली गई, माइंस वगैरह जितने रिसोर्सेस थे हमारे सारे वहां चले गए। लेकिन फिर भी आप लोग सब लोग जानते बिहार जो है परेशान रहता है फ्लड से, ड्रॉट से, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतना बढ़िया कनेक्टिविटी बनाया। अभी रोड के सचिव ने बताया कि बिहार के किसी भी कोने से हम 5 घंटे में, चाहे कितना भी दूर का इलाका क्यों ना हो, हम वहां से 5 घंटे में पटना आ सकते हैं। और ये सारे हवाई अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन से। एक कतार के यूएई से एक लोग हमसे मिलने आए, क्योंकि यूएई और कतार बहुत ही पैसों की वहां कमी है नहीं। वो बोले कि भाई हमको फ्रेश सब्जियां चाहिए, डेली सब्जियां चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए। और बिहार हमको लगता है कि 3rd प्रोड्यूसर जो है वेजिटेबल्स का। हवाई अड्डा यहाँ है, कनेक्टिविटी है, 3-4 घंटे का रास्ता है। ऐसी व्यवस्था अगर एग्री बेस, अगर हम लोग इंडस्ट्री लाए, ऐसी व्यवस्था मार्केट बनाए जहां फ्रेश सब्जियां जो है एयरपोर्ट पे लगाएं, प्लेन से लेकर के जाए, तो होता है। और राज्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। और बिहार का अगर ज्योग्राफिकली अगर आप देखिए तो एवरी डिस्ट्रिक्ट इज गिविंग समथिंग। आप चाहे मिथिला चले जाइए, कोसी के इलाके चले जाइए, या चंपारण के अलग चाहिए, कहीं लेदर का अच्छा काम हो रहा है, कहीं हमारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे तो लीची है, केला है, मेज है, फॉक्सनट्स है। बताइए फॉक्सनट्स, मखाना जिसको हम लोग कहते हैं, पंजाब जाता है पैकिंग के लिए, लेकिन बिहार के लोगों को क्या मिलता है, क्या रेट मिलता है? सारा मखाना फोड़ना, पानी में घुस करके कितना मेहनत लगता है, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन उनको मिलता क्या है? और वही पैकेजिंग कर दिया जाता है। बाहर जो है अमेरिका में इतना डिमांड हो रखा है मखाना को लेकर के, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं। काफी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। और हमारे पास तो एक से एक पॉलिसी है। प्लग एंड प्ले के बारे में इन्होंने जिक्र किया, बढ़िया चीज है। लैंड पुलिंग पॉलिसी पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, क्योंकि बिहार के शहरों में भी अगर और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।